आठवां वेतन आयोग आने वाला है और देखना यह है क्या ये वेतन आयोग आपका सही में 35% तक सैलरी बढ़ाएगा। क्या हम मिडिल क्लास के लोग इस महंगाई की मार को झेल पाने में सक्षम होंगे या फिर ये वेतन आयोग भी एक खोखला दावा निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार आठवें वेतन आयोग के क्या क्या प्रस्ताव होने वाले हैं, इसका प्रभाव मिडिल क्लास और पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, खासकर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और कितना रहने वाला है फिटमेंट फैक्टर, आपकी सैलरी का जो कैलकुलेशन है वह किस प्रकार से होगा, कैसे आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हो और कितनी होने वाली है आपकी महीने की तनख्वाह, क्या प्रभाव होगा पेंशनर्स पर, पेंशन वाले लोगों को क्या लाभ मिलेगा, कितने परसेंट लोगों को लाभ मिलेगा और क्या सही में ये आठवां वेतन आयोग जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है वह हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर एक खोखला दावा निकल जाएगा, जैसे कि 15 लाख रुपए हमारे अकाउंटों में आने वाले थे और वो कहां गए आज तक किसी को पता नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ध्यान रखिएगा इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है क्योंकि हर एक सेकंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो ना सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। तो दोस्तों हमारे इस वेतन आयोग का थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। देखिए वेतन आयोग जो होता है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट की गई एक कमेटी है जो कि हर 10 साल के अंदर वेतन के मानदंड को तय करती है और इसका प्रभाव सिविलियंस, मिलिट्री और इवन हमारे पूरे सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर पड़ता है। इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए पे स्केल को रिवाइज किया जाता है, अलाउंसेस निर्धारित किए जाते हैं और क्या सरकारी पे स्ट्रक्चर रहेगा वह निर्धारित होता है। सबसे पहली जो हमारी पे कमीशन बनी थी वो जनवरी 1946 में बनी थी जिसके हमारे चेयरमैन थे श्रीनिवासा वराधाचार्य और इन्होंने अपनी पहले वेतन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो मई 1947 में भेजी थी। उसके बाद से हर 10 साल के अंदर पे कमीशंस आती रहती हैं और पे कमीशंस के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की पे ग्रेड बढ़ती रहती है। अभी तक टोटल 7 वेतन आयोग आ चुके हैं और 8वां वेतन आयोग अपॉइंट किया जा चुका है और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू होंगी। दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं कि ये पिछले जो 7 वेतन आयोग थे इनका क्या प्रभाव रहा, क्या इनका इंपैक्ट हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर पड़ा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो पहला वेतन आयोग था जो कि 1947 में अपनी पहली रिपोर्ट रखता है उसमें मिनिमम वेतन था 55 रुपए, मात्र 55 रुपए और अधिकतम वेतन हुआ करता था 2000 रुपए प्रति माह। खासकर इस वेतन आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को इतना पैसा मिले कि वह अपना जीवन निर्वाह कर पाए क्योंकि लिविंग वेज प्रिंसिपल वाज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। उसके बाद में दोस्तों दूसरा वेतन आयोग 1957 में बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे जगन्नाथ दास। यहां पर मिनिमम सैलरी 80 रुपए रखी गई और खासकर यहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार बनाकर मानदंड को थोड़ा बढ़ाया गया। फिर तीसरा वेतन आयोग हमारा 1970 में आता है, चेयरमैन थे रघुवीर दयाल जी और 185 रुपए मिनिमम वेज यहां पर रखा गया और खासकर यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज की गई कि जो सरकारी का एम्प्लॉइज हैं और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर सैलरी की समानता को स्थापित करने की कोशिश की गई और खासकर एक पे स्केल्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। उसके बाद में दोस्तों अगला वेतन आयोग हमारा आता है, चौथा वेतन आयोग 1987 के अंदर पीएन सिंघल इसके चेयरमैन थे और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया पे स्ट्रक्चर्स को बदलकर, साथ ही साथ कुछ बेनिफिट्स को भी यहां बदला गया। और दोस्तों इसके बाद में जो 5वां वेतन आयोग 1994 में आया जिसके अध्यक्ष जस्टिस एस.आर. पांडियन थे, इन्होंने पे स्केल को घटा दिया क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं थी। 1991 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया झेल रहा था और खासकर मिनिमम पे को बढ़ाया गया ताकि लोग रोजमर्रा की चीजों को खरीद सके और कुछ फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस इसके भारत को झेलने पड़े जो लगभग 17,000 करोड़ रुपए के थे। उसके बाद में दोस्तों आता है हमारा 2006 के अंदर छठा वेतन आयोग जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा। 7,000 रुपए इस वक्त मिनिमम सैलरी थी। इस टाइम पर जो अभी ग्रेड पे की हम बात करते हैं जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो वो ग्रेड पे इंट्रोड्यूस हुआ था छठे वेतन आयोग से, साथ ही साथ मिनिमम सैलरी भी यहाँ पर बढ़ाएगी।
उसके बाद में दोस्तों अभी वर्तमान में चल रहा वेतन आयोग 2014 में आता है, 2015 से लागू होता है, 2025 तक रहने वाला है। हमारे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे ए के माथुर जी और मिनिमम सैलरी अब 18,000 कर दी गई। साथ ही साथ मिनिमम पे को फिर बढ़ाया गया और खासकर सबसे अच्छी बात हुई 7वें वेतन आयोग में कि कुछ अलाउंसेस को इंक्रीज कर दिया गया। और अब दोस्तों देखना है कि 8वां वेतन आयोग क्या करता है। 8वां वेतन आयोग जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, इसमें उम्मीद है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, जैसे कि सैलरी आप लोगों की बढ़ने वाली है। कहा जा रहा है कि कम से कम 20% और ज्यादा से ज्यादा 35% तक सैलरी बढ़ सकती है। मिनिमम बेसिक पे जो अभी 18,000 रुपए है, ये बढ़कर 41,000 रुपए से लेकर 51,480 रुपए तक बढ़ सकता है। और जो फिटमेंट फैक्टर है, जो कि सैलरी को कैलकुलेट करने में काम में आता है, फिटमेंट फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से ही हम लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं, वो 1.83 से लेकर 2.86 तक होने वाला है। और जितने क्रेडिबल सोर्सेस की बात माने तो कम से कम हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.85 तक होगा। फिटमेंट फैक्टर की चर्चा भी दोस्तों आगे करेंगे डिटेल में कि कैसे आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। और दोस्तों जो हमारा डीए आता है, डीए यानी कि जो डियरनेस अलाउंस आता है, उसे मर्ज करने की बात की जा रही है कि जो डियरनेस अलाउंस अभी 70% तक पहुंच जाएगा, उसे मर्ज कर दिया जाएगा। तो इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि सैलरी को जितना बढ़ना चाहिए था उतनी बढ़ेगी नहीं सैलरी। और दोस्तों अगर हम पेंशन की बात करें कि हमारे पेंशनर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अभी जो मिनिमम पेंशन है वो लगभग 9,000 रुपए है, ये बढ़कर 22,500 रुपए से लेकर 25,200 रुपए तक होने वाली है, जो कम से कम 65 लाख पेंशनर्स को लाभ देगी और लगभग 49 लाख एक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लाभ देने वाली, यानी कि एक बहुत बड़ा तोहफा आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ अलाउंसेस के रिवीजन भी होंगे, जैसे कि एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस का रिवीजन होने वाला है, ऐसे ही टीए, ट्रेवल अलाउंस का रिवीजन होने वाला है। तो जैसी नई पे मैट्रिक्स रहती है उसके हिसाब से चीजें रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जो भी पे कमीशन द्वारा कंसिडर किए जा रहे हैं, जैसे कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू कर दिया जाए, बिकॉज बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहना था कि जिन्होंने भी 2004 के बाद में ज्वाइनिंग ली है उन्हें भी पिछली वाली यानी पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट्स में भी चर्चाएं हो रही हैं कि जो कैशलेस मेडिकल बेनिफिट्स है वो हमारे एम्प्लॉइज को, पेंशनर्स को दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट स्कीम आयुष्मान भारत योजना के साथ में लागू हो। साथ ही साथ दोस्तों एजुकेशन सपोर्ट का एक नया फैक्टर यहां पर आया है कि बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस भी दिया जाए, हॉस्टल सब्सिडी भी दी जाए पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी एजुकेशन और मेडिकल ये दो ही ऐसी चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा महंगी हो गई है, तो इन पर विशेष ध्यान देने की बात हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ पे स्केल्स हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, जैसे कि अभी हमारा 7वां वेतन आयोग में लेवल 14 तक की पे स्केल्स हुआ करती थी, और अब लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों को मर्ज करने की कोशिश हो रही है, और साथ ही साथ लेवल 4 को भी इसमें ही मर्ज किया जा सकता है। और अगर हम बात करें प्रमोशन और करियर प्रोग्रेशन की, तो यहां पर कई सारी समस्याएं आ रही थी एमएससीपी की वजह से। दोस्तों एमएससीपी होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, जिसमें आपको साल दर साल प्रमोशन मिलते हैं, परंतु फिर भी कई लोगों को इसकी कई गड़बड़ियों की वजह से प्रमोशंस नहीं मिल पा रहे थे। इसीलिए इस वेतन आयोग में सोचा जा रहा है कि एटलीस्ट सभी को अपनी सर्विस में 3 प्रमोशंस जरूर प्राप्त हों। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर कुछ इंटरिम रिलीफ देने की भी चर्चाएं हो रही हैं, और साथ ही साथ दोस्तों डीए और जो हमारा डीआर है उनको मर्जर कर दिया जाएगा बेसिक पे और पेंशन के साथ में। ऐसी कुछ चर्चाएं हो रही हैं, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है, बट संभवतः ये चीजें होंगी। तो देखिए दोस्तों हमारे पूरे भारत पर इस वेतन आयोग का सालाना जो भार आने वाला है, जो फिस्कल इंपैक्ट आएगा, वो 1.8 लाख करोड़ होगा, यानी कि हमारे राजकोष के ऊपर 1,80,000 करोड़ रुपए का सालाना खर्च बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं और मर्ज करने की कोशिश होगी। अब दोस्तों एक बार चर्चा कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की, जो कि हमारे सभी एम्प्लॉइज के सामने एक सबसे बड़ा विषय बनकर उभरता है कि आखिरकार फिटमेंट फैक्टर रहने कितना वाला है। तो देखिए हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.83 से लेकर 2.86 रहने वाला है। अगर देखिए सिनेरियो की हम बात करें तो अगर सरकार ये 1.83 से 1.92 तक का फिटमेंट फैक्टर रहती है तो इसे बहुत ही कंजर्वेटिव फिटमेंट फैक्टर कहा जाएगा, जिसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होने वाला है। इवन महंगाई की मार आपके ऊपर पड़ती रहेगी। वहीं दोस्तों अगर सरकार 2.15 से लेकर 2.28 तक का फिटमेंट फैक्टर रहती है तो इसका एक मध्यम प्रभाव होगा, जिससे आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छी उन्नति तो नहीं होगी, बट हाँ आप जैसे जिंदगी जी रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जी पाएंगे। और अगर दोस्तों हमारा सरकार जो है, हमारी जो सरकार है वह 2.46 से लेकर 2.86 तक का फिट। और अगर दोस्तों सोचिए अगर सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.46 से 2.86 रखा तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक फिटमेंट सेक्टर होगा, जिससे आपकी लाइफ और लाइफस्टाइल डेफिनेटली अपग्रेड हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों हम मानकर चलते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक है सरकार,
भविष्य के बारे में, जनता के बारे में सोच रही है और फिटमेंट फैक्टर 2.46 रखती है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 रखा गया तो आपकी बेसिक पे में 54% का इजाफा होगा, पर आपकी जो प्रभावी सैलरी है वो इतनी 54% नहीं बढ़ेगी, बिकॉज जो डीएनएस अलाउंस है, अपना जो डीए है, वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, उसे मर्ज कर दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों 7th पे कमीशन के अंदर फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, तो उतना तो रहने की उम्मीद थोड़ी कम ही लग रही है इस बार। अब दोस्तों बात आती है कि आखिरकार ये सैलरी जोड़ी कैसे जाती है। तो देखिए, जब भी नई सैलरी को जोड़ा जाएगा, ग्रॉस सैलरी को जोड़ा जाएगा, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग अपनाते हैं कि जो आपका करंट बेसिक पे है उसको फिटमेंट फैक्टर से गुणा करो, फिर उसके बाद में जो गुणा करने के बाद है उसमें डीए और एचआरए को जोड़ लिया जाए, यानी कि डीएनएस अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस कंपोनेंट ऑफ करंट बेसिक पे इनटू फिटमेंट फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए आपकी बेसिक पे अभी 1 लाख रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.46 हो जाता है, तो आपकी रिवाइज बेसिक पे हो जाएगी 1 लाख इंटू 2.46 यानी कि 2,46,000। और आपका जो ये डीए है वो वैसे तो टिपिकली 50% होना चाहिए था, बट अब ये मर्ज हो जाएगा तो इसको हमें 0 लेके चलना होगा। अगर एचआरए, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपका एचआरए लगभग 27 से 30% बढ़ेगा, और अगर आप किसी टायर 2 या फिर टायर 3 सिटी में रहते हो तो लगभग 20% बढ़ेगा। अगर मान लीजिए 20% भी एचआरए बढ़ता है तो 20,000 इसके आप और जोड़ लीजिए, तो टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी 246,000 यानी 2,86,000 प्लस 0 प्लस 20,000 यानी टोटल आपकी सैलरी 2,66,000 हो जाने वाली है। और अगर किसी हिसाब से हम बेसिक कैलकुलेशन करें तो जिनकी भी ग्रेड पे लेवल 1 और 2, लेवल 1 की है उनकी सैलरी पहले 18,000 थी, अब लगभग 21,600 हो जाएगी। लेवल 2 वालों की सैलरी होने वाली है 19,900 से 23,880। लेवल 5 वालों की जो सैलरी होगी वो 29,200 से लेकर 35,040 तक हो जाएगी। और लेवल 10 वाले जिनकी सैलरी लगभग 56,100 रुपए है वो लगभग आपकी 67,320 हो जाएगी। और लेवल 12 वाले जिनकी सैलरी लगभग 80,000 रुपए है उनकी सैलरी लगभग 95,000 हो जाएगी, यानी कि लगभग आपकी सैलरी में 6,000 से लेकर 20 से 25,000 तक बढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा ये बेसिक सैलरी में इंप्रूवमेंट है, फाइनल सैलरी आपकी इससे ज्यादा ही होगी। अब दोस्तों हमारा ये जो 8 पे कमीशन है उसका पेंशनर्स पर क्या प्रभाव होगा। तो देखो, पेंशन की जो हाइक है वो हमेशा प्रोपोर्शनल रखी जाती है कि सर्विंग एम्प्लॉइज कितने हैं, फिटमेंट फैक्टर कितना है और जो बेसिक पेंशन अमाउंट है वो कितना है। कभी भी पेंशनर्स के अंदर जो पेंशन मिलती है वो अलाउंसेस को ऐड नहीं करती, जैसे कि टीए, एचआरए, इनको मेंशन नहीं किया जाता और ना ही कोई डीएनएस अलाउंस का फायदा होता है। इसीलिए दोस्तों अगर आपकी किसी की मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, तो वो बढ़कर लगभग 20,500 से 25,740 रुपए तक हो जाएगी, जिसका फायदा 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा और लगभग 49 लाख एक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगा। यानी कि जो आपकी पेंशन है लगभग 30 से 34% बढ़ने वाली है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट होगी पेंशनर्स के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार महंगाई पर क्या प्रभाव होगा, क्या सही में महंगाई को कंट्रोल करने में सक्षम है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग आपकी जो सैलरी है सरकारी कर्मचारियों की वो 20 से 35% तक बढ़ने वाली है, पर महंगाई की दर जो है इस वेतन वृद्धि से कई ज्यादा है। कई बार तो कुछ वस्तुओं के दामों में तो 50 से 60% तक वृद्धि हुई है। और दूसरा मुद्दा यह है दोस्तों कि हर बार जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम टैक्स भी बढ़ता है, और इनकम टैक्स ही है जो महंगाई के प्रभाव को भी सीमित करता है। परंतु फिर भी जो रॉ मटेरियल्स है वो महंगे होते जा रहे हैं, इंपोर्ट्स ज्यादा होता जा रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहे हैं, टैरिफ्स अमेरिका के द्वारा लगा दिया गया है, तो डेफिनेटली महंगाई की मार तो आपको अभी भी झेलनी ही पड़ेगी। हालांकि कुछ महंगाई भत्ते हैं जो कि इसके प्रभाव को कम करेंगे, परंतु भत्तों का प्रभाव भी महंगाई के ऊपर सीमित ही होने वाला है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि गरीबी पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या हमारा मिडिल क्लास ही रहेगा या फिर वो अपर मिडिल क्लास या फिर एक रिच इकोनॉमी के अंदर आने की कोशिश कर सकता है। तो देखो, गरीबी पर इस 8वें वेतन आयोग का बहुत ही सीमित प्रत्यक्ष प्रभाव होगा। और दूसरी तरफ दोस्तों बहुत सारी जो सामाजिक योजनाएं हैं वह गरीबी पर ज्यादा प्रभाव डालती हैं, और उन स्कीम्स के घोटाले और उन स्कीम की इरेगुलरिटीज को आप देख ही रहे हो। तो ये तो भूल ही जाइए कि 8वां वेतन आयोग आने के बाद में महंगाई कम होगी और गरीबी कम होगी। डेफिनेटली गरीबी जो है वो बढ़ रही है और इस वेतन आयोग का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। और दोस्तों अगर हम चाहें कि महंगाई को थोड़ा कंट्रोल किया जाए या फिर गरीबी को कंट्रोल किया जाए तो 8वें वेतन आयोग के साथ साथ सरकार को इनकम टैक्स, निजी क्षेत्र के वेतन की जो वृद्धि है उसे कम करना होगा, प्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ प्रभावी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और रोजगार सृजन के लिए काम करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये 17,000 करोड़ रुपए का
राजकोष पर प्रभाव डालेगी 8वां वेतन आयोग, तो डेफिनेटली इसके लिए हमें एक व्यापक आर्थिक, सामाजिक और नीतिगत उपाय करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि हमारे मिडिल क्लास को प्रभावित करेंगे, उन पर हम हमेशा आपके लिए खुलकर चर्चा करते रहेंगे, और ये चर्चा हमेशा की तरह बिल्कुल निष्पक्ष होगी, हर पक्ष को कवर करेगी। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।